गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, उसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, देखिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे डेवलपमेंट को। ठीक है, इसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए होंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए मैं दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहले का दोनों देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन अगर वो दोनों देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं कि अभी तक जो है हमको क्या क्या पढ़ना था इस चैप्टर में और क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस टॉपिक को हमने देख लिया था। दो इनकम एंड अदर गोल्स, इसको भी देख लिए थे। नेशनल डेवलपमेंट, ये भी देखा जा चुका है। फोर्थ, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, इसको भी देख लिए थे। इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया, इसको भी देख लिए थे। पब्लिक फैसिलिटीज, इसको भी देख लिए थे। आपको याद होगा पब्लिक फैसिलिटीज में हम क्या बताए थे, वो ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, वो एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी वाला एग्जाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जाम्पल, तो ये आपको याद होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ दो टॉपिक और है हमारा। एक है हमारा HDI, ठीक ना, और एक है हमारा BMI। ठीक, ये आपके बुक में मतलब मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बॉक्स में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से MCQ और सब्जेक्टिव दोनों बनता आया है बार बार, इसलिए मैं ये बता दूंगा ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर वो टॉपिक छूट गया था इसलिए मेरा एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया, पेपर खराब चला गया। ठीक है, और यहाँ ये दोनों जो टॉपिक दिख रहा है ना, HDI और BMI, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग को देखना है, ठीक है, आज BMI से। तो देखिए BMI क्या है। BMI क्या है, ठीक है। BMI का फुल फॉर्म होता है, एक बार तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया था 1 नंबर वाले में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI। जो लोग नहीं पढ़े हुए थे वो नहीं लिख पाए थे। ठीक है, तो BMI का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्या, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई BMI बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, इससे क्या किया जाता है। तो सबसे पहला बात आप मेरा ये ध्यान में रखिएगा कि बॉडी मास इंडेक्स जो है इसलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, ये बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो कैलकुलेट क्यों किया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि भाई कौन सा बंदा पूरी तरह से न्यूट्रिशन ले रखा है, मतलब उसका बॉडी न्यूट्रिसाइज्ड है, या कौन सा अंडर न्यूट्रिसाइज्ड है, मतलब हिंदी में कहें तो कुपोषण का शिकार है, और कौन सा है वो ओवरवेट है। मतलब यह है कि कोई किसी को खाना मिल नहीं रहा, कोई खा खा के मोटा पड़ा है, चला नहीं जा रहा उससे, और कोई जो है वो सही है। ठीक है, इसी चीज को हम यहां देखते हैं और कैसे मेजर करते हैं वो अब हम ये एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि BMI है क्या, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि BMI क्या है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहां समझिए, यूज टू फाइंड आउट वेदर द इंडिविजुअल इज बॉडी मास इंडेक्स किसके कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल का, पर इंडिविजुअल का कैलकुलेट किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, वेदर द इंडिविजुअल इज क्या है, न्यूट्रिस्ड, अंडर न्यूट्रिस्ड और ओवरवेट। मतलब न्यूट्रिस्ड, अंडर न्यूट्रिस्ड और ओवरवेट क्या कहने का मतलब है, यहां देख लीजिए एक बार, समझ रहे हैं, ये देख लीजिए। इनमें 4 फिगर है, 4 फिगर है ये। इसमें से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, देख के ही पता चल रहा है कि ये भाई साहब जो हैं ठीक है, और इनका देख लीजिए, कंकाल हैं बेचारे।
तो यही चीज देखना है, कौन ओवरवेट है, कौन न्यूट्रिस्ड है, कौन अंडर न्यूट्रिस्ड है। मतलब किनको जो है वो खाना पीना पूरा जितना चाहिए उतना मिला है, किनको जो है खाना जितना खाना चाहिए वो 4-5 लोगों का अकेले देख रहे हैं, और कौन जो है कुपोषण के शिकार हैं, बेचारे को कारण कुछ भी हो खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है ना। अब ये तो मेजरमेंट है, बाकी समझ में, ये दोनों को देख के तो इतना समझ में आ रहा होगा कि ये लोग ओवरवेट हैं दोनों, और ये अंडरवेट है। ये बंदा जो है वो ये न्यूट्रिस्ड है, ये न्यूट्रिस्ड है। ठीक है, तो ये देखने से नहीं, ये तो हमको देख के पता चल गया, इसलिए हम लोग देख के अनुमान लगा रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट होता है ये हम देखते हैं। चलिए पीछे चलते हैं। तो बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द इंडिविजुअल इज न्यूट्रिस्ड, अंडर न्यूट्रिस्ड और ओवरवेट। अब है क्वेश्चन हमारा उठता है कि हाउ टू फाइंड आउट बीएमआई, हाउ टू फाइंड आउट बीएमआई। बीएमआई को जो है वो फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो देखिए, हाउ टू फाइंड आउट बीएमआई, वेट ऑफ द पर्सन इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब देखो, अगर आपको बीएमआई फाउंड करना है, किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको जानना है, निकालना है, तो आपके पास दो चीज का होना बहुत जरूरी है। अब दो चीज का होना क्या जरूरी है? एक बंदे का हाइट पता होना चाहिए और एक बंदे का वेट पता होना चाहिए। ठीक है, एक बंदे का हाइट पता होना चाहिए और दूसरे, मतलब सेम आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका दो चीज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो आदमी है ए और बी, तो आप ए का हाइट ले लीजिए, आप बी का वेट ले लीजिए, निकल गया बीएमआई। नहीं, अगर दो व्यक्ति है ए और बी, तो दोनों का हाइट पता होना चाहिए और दोनों का वेट पता होना चाहिए। पर एक इंडिविजुअल का, हर एक इंडिविजुअल का हाइट भी पता होना चाहिए और वेट भी पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अच्छा, वेट हम लोग किस चीज में लेते हैं? केजी में। वेट किस चीज में लेते हैं? केजी में। और हाइट किस चीज में लेंगे? मीटर स्क्वायर में। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बीएमआई इज इक्वल टू वेट बाई हाइट। वेट लेंगे केजी में और हाइट लेंगे मीटर में। अब एक चीज आपको समझा रहे हैं हम कि कैसे फाउंड करते हैं। मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 25 केजी था, किसी का वेट 25 केजी था और हाइट कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 25। दोनों को आप ये करेंगे तो आंसर आपका आता है 25। आंसर कितना आ गया? 25। तो देखिए 25 आंसर आया, इसका मतलब आपने बीएमआई क्या निकाला? 25। आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या निकला? 25। ठीक है, अब जब बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 निकला, तो हम एक स्केल फिट करते हैं। ठीक है, जैसे इस स्केल को देखिए आप, यहाँ जो नीचे बना हुआ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखिए क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स आपने इसका निकाल लिया कितना? 25 आपने निकाल लिया। तो भाई ये 25 जो है वो न्यूट्रिस्ड है, अंडर न्यूट्रिस्ड है या ओवर न्यूट्रिस्ड है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। बेंचमार्क आप ये सेट देखिए, इस जो एग्जांपल, ये जो एग्जांपल लिया गया है, इसमें बेंचमार्क सेट किया गया है कि 18 से 25, अगर 18 से 25 आपका आता है तो आप न्यूट्रिस्ड हैं। तो इस बंदे का कितना आया? 25, ये न्यूट्रिस्ड है। लेकिन अगर 25 से ओवर आता, मतलब 25 से इधर चला जाता, ये ओवरवेट का आएगा, OW लिखा हुआ है। और अगर 18 से नीचे चला जाता तो ये अंडरवेट होता, ये अंडर न्यूट्रिस्ड होता। ठीक है, चलिए, इसमें अब ज्यादा कुछ है नहीं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बीएमआई के बारे में इतना जानना अभी आपको जरूरी है। एक चीज इसमें और है ध्यान देने वाली बात, जो नीचे आपको दिख रहा है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन आर नॉट इवेल्युएटेड अंडर बीएमआई। अब देखो इसका रीजन है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन मतलब जो बढ़ता हुआ बच्चा है, ठीक है, उसको हम लोग बीएमआई कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे देखते हैं ना, बच्चा को आप देखिएगा, कोई बहुत तोलू मोलू होगा दिखने में, बेचारा बहुत मोटा उटा होगा, लेकिन जब उसको वेट मशीन पे चढ़ाइएगा पता चलेगा बहुत कम है। कोई बच्चा होगा अभी आपको 6 महीने पहले मिला है तो बहुत तोलू मोलू था, बहुत गोलू मोलू था, अब 6 महीने बाद जब उसको देखिएगा अचानक से लंबा हो गया होगा, पतला हो गया होगा।
कोई बच्चा अभी मिलेगा, जब जन्म हुआ बहुत पतला दुबला था, आप साल भर के बाद उसको देखिएगा बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो रखा होगा। तो इसलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उसका एवेलुएट नहीं किया जा सकता है बीएमआई। क्लियर है? चलिए यहां तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये फिगर तो हमने आपको दिखाई दिया था, यहां देख लीजिए, बिलो 18.5 अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेसिस। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, एचडीआई। देखो बाबू, एचडीआई क्या है? एचडीआई जो है ना, इसके बारे में भी आपको 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो थोड़ा सा आपको पढ़ना है अभी, वो जान लीजिए कि एचडीआई क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें दो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीआई। तो एचडीआई का फुल फॉर्म यहां आपको दिख रहा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी वो आपको यहां मिल जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्या है दोनों में, पहले ये चीज समझ लीजिए। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये एक रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। जैसे आप जब स्कूल में अपना एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड किसके द्वारा? स्कूल का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो जारी करता है, वो प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात आता है कि क्या यूएनडीपी जो है वो किस बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है? किस बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है? तो देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसमें आप देख रहे थे ना कि इनकम के साथ साथ और भी कैरेक्टेरिया था जो आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन सा कैरेक्टेरिया था? वो सब कैरेक्टेरिया क्या था? आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है? एक एवरेज लाइफ क्या है, उस देश के लोगों की एवरेज लाइफ क्या है। मान लो 10 लोग हैं उस देश में और सब मिलाकर के 10 लोग हैं और 600 साल है, तो आप उसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है? 60। तो यानी कि उस देश के लोग जो है वो एवरेज लाइफ वहां कितना हो गया? 60 साल। तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट। इन सब चीजों को देख करके एक जगह रख करके और यूएनडीपी जो है वो क्या करती है? एक कंपैरिजन करती है, भाई कौन से देश को पहला नंबर, कौन से देश को दूसरा नंबर, कौन से देश को तीसरा नंबर और आपके देश को कौन सा नंबर। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसको एक एक करके। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? देखिए, इनकम एन इनएडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हाँ भाई, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इनकम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। लेकिन सिर्फ यही एक मेजर नहीं है, इसलिए इसको इनएडुकेट कहा गया। इनकम के अलावा और भी चीजें हैं जो डेवलपमेंट को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। जैसे देन व्हाट इज द अदर कैरेक्टेरिया, मतलब इनकम के अलावा फिर कौन कौन सा कैरेक्टेरिया है? तो कौन कौन सा कैरेक्टेरिया है? देखिए, हेल्थ है ना, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सम अदर इंपॉर्टेंट। अब देखो, हेल्थ, यूएनडीपी देखेगी कि भाई आपके यहाँ का हेल्थ सर्विस कैसा है, आपके यहाँ के लोग जिंदा कितने दिन रहते हैं। अब मान लो जहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी हाई हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ का हेल्थ सर्विस अच्छा या बुरा? अरे बुरा। जन्म लेते ही बच्चा मर रहा है, आपके यहाँ का क्या हेल्थ सर्विस? आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ का हेल्थ सर्विस बहुत अच्छा है क्या? जैसे आपको पिछले क्लास का याद होगा, हमने बिहार का आपको दिखाया था 38 था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जबकि केरला का था 10। अब आपसे पूछें कि आप बताइए अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा, कि केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो 10 है और बिहार का 38 है। इसका मतलब है कि 1000 बच्चा दोनों जगह जन्म लिया, इसमें 38 बच्चा जो है 1 साल पूरा करने से पहले बिहार में मर जाता है और 10 बच्चा मात्र केरला में मरता है। कहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बेटर है? आपका जवाब बिना सोचे समझे होगा कि सर केरला बेहतर है। तो इसी चीज को यूएनडीपी भी देखता है रिपोर्ट जारी करने से पहले। क्लियर है? चलिए, हेल्थ हो गया। एजुकेशन, लिटरेसी रेट, आप लिटरेसी रेट भी देख रहे होंगे, केरला का 94 के आसपास था और आपके यहाँ का 62 के आसपास था। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, उसी तरह से यूएनडीपी भी कर लेता है। ये हम स्टेट्स में करके बता रहे हैं, वो देश में करता है। चलिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है वो सब कुछ आ जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप क्या मानेंगे
वहाँ के लोग की परचेजिंग पावर क्या है, कितना खर्च करते हैं, किस तरह से रहते हैं, लाइफ स्टाइल वगैरह पे। और सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, वही जो आपको बता रहे थे ना, अटेंडेंस रेशियो बताए ना अभी, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वगैरह सब आ जाएगा अदर फैक्टर्स में। चलिए क्लियर है। अब यहां देख लीजिए यूएनडीपी जो है वो कंपेयर द कंट्रीज, यूएनडीपी क्या करती है, कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पे, एजुकेशनल, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। एजुकेशनल, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। एजुकेशनल का मतलब पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, लिटरेसी रेट आपके यहाँ क्या है। हेल्थ स्टेटस का क्या मतलब है, आपके यहाँ मोर्टालिटी रेट क्या है, एवरेज लाइफ क्या है। और पर कैपिटा इनकम ये तो समझ ही रहे हैं, पर व्यक्ति आय आपके यहाँ कितना है। फर्स्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ बताए थे हम एकदम, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमारा जाइएगा, डेवलपमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें देखिएगा कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाले थे, एवरेज इनकम, उसमें सारा कुछ बताए थे हम, टोटल इनकम, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति आय, एक आदमी आपके देश में कितना कमा रहा है। तो ये सारी चीजों को देख करके ना HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, इसी कंपैरिजन किया जाता है कि भाई कैसे कैसे है, और उसी बेसिस पे यूएनडीपी जो है वो रिपोर्ट जारी करती है। अभी हालात देख लीजिए, अभी का अगर आप स्थिति देखेंगे तो इंडिया जो है ना वो आपका 129 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज, 129 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। मतलब यूएनडीपी ने 189 देशों का डाटा कलेक्ट किया, उसमें कंपैरिजन किया, तो हम लोग के देश को कितना आया है, 129 रैंक मिला है हमको। अब आप समझ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं कि हमारी स्थिति बेहतर है या बहुत ज़्यादा बेहतर है या खराब है, आप खुद समझ सकते हैं कि टोटल 189 देशों को लिया गया है, उसमें हमारी कंडीशन 129वां है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ और बता देता हूं, हालांकि आपके बुक में नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। स्विट्जरलैंड अभी पहले नंबर पे है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है और नॉर्वे दूसरे नंबर पे है। क्लियर है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है और नॉर्वे दूसरे नंबर पे। यहाँ टेबल 1.6 लिखा है, चलिए देख लेते हैं टेबल 1.6 में क्या कुछ है। देखिए यहाँ टेबल 1.6 में, टेबल 1.6 इसलिए देखा गया है, यहाँ आप अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ देखिए। श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका का आप, हम दो ही देश में कंपैरिजन करेंगे, बाकी आप खुद देखते रहिएगा। श्रीलंका और इंडिया में देखिए यहाँ पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का क्या है 11,326, हमारे यहाँ का 6,353। लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका 75.5, हमारे यहाँ 68.8। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग श्रीलंका 10.9, 6.4 और HDI रैंक 76, 130। अब बताओ एक बात, अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछता है, मैं बिना इस डाटा को दिखाए हुए पूछता हूं कि आपकी स्थिति अच्छी है या श्रीलंका की स्थिति अच्छी है, आप सर ऊंचा करके, गर्दन को ऐसे टाइट करके बोलेंगे कि हमारा देश श्रीलंका से बहुत ऊपर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक फैक्टर को देखते हैं, और वो एक फैक्टर क्या है, वो है आपके देश का GDP। ठीक है ना, आप अपना जो डिसीजन देते हैं वो GDP के हिसाब से दे देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से देते हैं, जबकि बाकी चीजों को आप क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे ही बातें बाकी चीजों की आती है, हम जो है ना वो देख लीजिए श्रीलंका से भी बहुत पीछे हैं। देख लीजिए ना, आप सारी चीजों को मिलाइए। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका का एक आदमी 76 साल जीता है और आपके यहाँ का 69 साल जीता है। वहाँ स्कूलिंग जो है वो एवरेज स्कूलिंग 10.9 है, आपके यहाँ 6.4 है। वहाँ HDI रैंक, अब सबसे बड़ी बात तो ये है, अब मैं क्या कहूँ, HDI रैंक देखिए जो UNDP के द्वारा दिया गया, उस रैंक की अगर बात करेंगे तो उसका HDI रैंक 76 है, आपका HDI रैंक कौन सा है, 130 है। हालांकि ये 2017 के हिसाब से है, उसके बाद का जो डाटा आया है उसमें आपका HDI रैंक 129 है। ठीक है, आप 130 भी याद कर सकते हैं, 129 भी याद कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डाटा हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेकिन 129 से कभी 45 तो अचानक नहीं है, हो जाएगा, उसी आसपास घूमता फिरता रहेगा। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे टेबल 1.6 क्यों दिखाया गया। बाकी इन सब देशों में आप कंपैरिजन करके देखिएगा कि स्थिति किसकी बेहतर है और किसकी खराब है। चलिए HDI में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, BMI, HDI और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना,
तो बीएमआई तो हमने आपको करवा दिया, एचडीआई भी हमने आपको करवा दिया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बारी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बारी है। अब एक चीज देख लो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है। जैसे ही इस शब्द का हम लोग यूज करते हैं ना, हमारा ध्यान या आपका ध्यान चला जाता है ज्योग्राफी की ओर। ठीक है, क्यों चला जाता है, इसके पीछे का एक कारण है। इसके पीछे का कारण यह है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपके यहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है। अवेलेबल रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अवेलेबल रिसोर्सेस क्या कहने का मतलब है कि आपके देश में, आपके क्षेत्र में क्या रिसोर्स अवेलेबल है, आप उसको किस ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, फर्दर आने वाले जनरेशन के लिए सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल होकर के डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल होकर के डेवलपमेंट करने का सीधा मतलब आप ये समझिए कि भाई विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो आपको गाली ना दे जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी का कंडीशन अगर आप जब देखेंगे, अपने छत पे चढ़ जाइए और थोड़ा सा नजर घुमाइए, तो अभी का डेवलपमेंट पता है क्या है। आने वाली 7 पुश्तें नहीं 100 पुश्तें जो है अपने ऊपर की पीढ़ी को गाली देगी। ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं भाई, शाम में हो गया, अभी गर्मी का दिन है, पौधों को तो पानी देना छोड़ो, लोग रोड तक को पानी दे रहे हैं। और वो भी कौन सा वाटर, ग्राउंड वाटर, बिल्कुल बोरवेल से पानी लेकर के, और पूरे रोड तक को भिंगाया जा रहा है। अब बताओ, अगर हर घर से उतना पानी रोज निकाला जाए, ग्राउंड वाटर की बात मैं कर रहा हूं, तो ग्राउंड वाटर का लेवल कहां चला जाएगा। एक बताता हूं आपको मैं कहानी क्या, सुना हुआ बात बता रहा हूं कि अभी से कुछ 50 साल पहले, 60 साल पहले अगर लोग गड्ढा खनते थे ना, अगर लोग गड्ढा करते थे, तो होता क्या था कि 4 फीट 5 फीट 10 फीट गड्ढा खनने के बाद बाल्टी से पानी लोग बाहर खींच लेते थे। आज की कंडीशन ये है कि कहीं कहीं 100 फीट, कहीं कहीं 250 फीट, कहीं कहीं 300 फीट, और मैंने ऐसे जगह को भी देखा है जहां 1000, 1500, 2000 फीट डिगिंग करने के बाद भी पानी नहीं मिला। तो आने वाली स्थिति आप समझ सकते हैं। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप आज जो विकास कर रहे हैं वो कितना विनाश करके विकास कर रहे हैं, कितना विनाश कर रहे हैं। आप रोड्स बना रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखो क्या है ना, हमारे यहाँ लोग पेड़ को काटते हैं, उसी पेड़ से कागज बनाते हैं, और उसी कागज पे बड़े सुंदर अक्षरों में, मोटा मोटा अक्षरों में लिखते हैं कि पेड़ बचाइए, पेड़ को मत काटिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझते हैं। जिस पेड़ से कागज बनाया गया, जिस पेड़ को काट के कागज बनाया गया, उसी पे आप स्लोगन लिख रहे हैं कि पेड़ को मत काटिए। क्लियर है। अब आइए देख लेते हैं इसको। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने आपको बता दिया। विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के लिए चीजें बची रहें, आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस बचा रहे। इट मीन्स दैट ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका हम लोग ऑप्टिमम यूज करें। ठीक है, जरूरत के हिसाब से यूज करें, बर्बाद ना करें। क्लियर है। चलिए, इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल, क्या अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल है। ये जो है ना मेजर चैलेंज बन चुका है हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सरकार के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्या बन चुका है, मेजर चैलेंज बन चुका है। डेवलपमेंट रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। हमने पहले ही कहा कि अगर आप किसी चीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको रिसोर्सेस का कंजम्पशन होगा। तो हम कहां कह रहे हैं कि नहीं करना है, करना है, लेकिन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस करना है। ठीक है, वो जो आप सड़कों पे पीने वाला पानी बहा रहे हैं और कहीं उसी पानी के लिए लोग मरा जा रहा है, बताइए वो रिसोर्सेस का वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। और ये कोई बहुत दूर की बातें नहीं है, आप अपने आसपास, इवन आप अपने घर में देख सकते हैं इन चीजों को।
खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, डिप्लीशन होता है। डिप्लीशन का मतलब रिसोर्सेज क्या होते चले जाएंगे, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और क्या है, वो एक सीमित मात्रा में है तो वो आगे चल के कभी ना कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर इन इंडिया, जो हमने आपको अभी बताया वही है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। और एग्जॉर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, हमने क्या कर दिया, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कहीं पे कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस था, पेट्रोलियम था, कोल है, इन सब चीज़ों का हमने इतने धड़ल्ले से बेतुके तरीके से यूज किया है कि अभी बिल्कुल क्या हो चुका है, हमारे पास खत्म हो चुका है, खाली हो चुका है हमारा। ठीक है। यहां देख लीजिए आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है 1.7, टेबल नंबर देखेंगे आप 1.7, उसमें देखिएगा क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में एक डाटा दिया हुआ है। मिडिल ईस्ट के पास 808 रिजर्व था, कब 808 था 2017 में। रिजर्व 2017 1000 मिलियन बैरल्स, ठीक है, इतना 1000 मिलियन बैरल्स था। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, ये जो रिजर्व है ना, ध्यान से देखना भाई, ये जो रिजर्व है ना, ये जो रिजर्व है ये 70 सालों में खत्म हो जाएगा। तो भाई बात यही है कि 70 सालों में खत्म हो जाएगा अगर इसको हम ऑप्टिमम यूज करेंगे तो अगर हम ऑप्टिमम यूज करते हैं फिर भी 70 सालों में खत्म हो जाएगा, तो 70 साल के बाद क्या होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप ऑप्टिमम यूज नहीं करते हैं, बेतुके तरीके से यूज कर सकते हैं, तब तो कोई ईयर ही नहीं है, ये तो 10 साल में खत्म हो जाएगा, 15 साल में खत्म हो जाएगा, 20 साल में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप। ठीक। दूसरा दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है 50, जो कि 10.5 साल, मतलब 11 साल मान के चलिए, वहां खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे 11 साल के बाद। और पूरे वर्ल्ड में 1697 बैरल है, जो कि आने वाले 51 साल, मतलब 50.2 लिखा है, आने वाले 50 साल में अगर ऑप्टिमम यूज होगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे। क्लियर है। इसलिए आप और हम मिलकर सब लोग कोशिश करते हैं कि जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज करें, उसको बचाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित किया जाए। ठीक है। और इसी संरक्षण को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह हुआ कि डेवलपमेंट तो कीजिए लेकिन विनाश कम कीजिए। ठीक है। विनाश के नींव पर विकास मत कीजिए। और अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, विनाश के नींव पर ही विकास हो रहा है। आप चले जाओ, जितना हाईवे बन रहा है, जितना हॉस्पिटल बन रहा है, जितने मकान बन रहे हैं, सारे जंगलों को काट के बन रहे हैं, और पता चल रहा है भाई कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कहां से लाइएगा ऑक्सीजन खरीद के। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिए। यही था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है डेवलपमेंट खत्म हो गया। और ये हमारा पहले भी हम आपको बताए हैं और फिर से एक बार याद दिला रहे हैं कि ये इस डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसका तीसरा लेक्चर था। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो वापस जा करके दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो दोनों दिखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना। इसका एक क्लास और होगा जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।